आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस कंट्री में कितना ज्यादा कूटने का क्षमता है, यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये सिप्री निकालते हैं, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में है। एक थिंक टैंक है जो कि ये पब्लिश करता है कि कौन किस कंट्री के पास कितना ज्यादा मिलिट्री कैपेसिटी है, कितना वो खर्चा करता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री कौन है दुनिया में मिलिट्री के मामला में, और कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा खर्चा करता है अपना डिफेंस बजट का, ताकि उसका दुनिया में बोलबाला हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अभी के समय में सबसे पावरफुल कंट्री कौन है दुनिया में मिलिट्री के अनुसार। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री अभी के समय में है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद है 2 नंबर पर रशिया, 3 नंबर पर चाइना और चौथा नंबर पर हमारा भारत का नंबर आता है। अब हम जानते हैं कि अमेरिका का क्या खासियत, मतलब कितना वो खर्चा करता है। देखिए टोटल 193 कंट्रीज है यूएन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड। वैसे तो बहुत सारा कंट्री खुद को क्लेम करता है कि हम भी कंट्री है, लेकिन जो यूएन रिकॉग्नाइज्ड है वो 193 कंट्रीज है, जिसमें से कि 138 कंट्रीज को टोटल इसमें लिया गया है। इस लिस्ट में टोटल 138 कंट्रीज को जो लिया गया, इसमें चौथा नंबर पे भारत है और नंबर 1 पर यूएस है। तो यूएस के बारे में सबसे पहले जानते हैं। इसका जो मिलिट्री बजट है वो भारत से 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, बात भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है का जो काफी सारा डिफेंस एयर बेसेस है, इतना बड़ा आर्मी है, अपने आप को खुद को मॉडर्नली अपडेट करना पड़ता है क्योंकि यूएसए सुपर पावर है। तो खुद का इस्टेब्लिश करने के लिए एक मिलिट्री भी उसके पास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद 2 नंबर पर रसिया। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स को काउंटर करने के लिए रसिया का तो मजबूत मिलिट्री रहेगा ही। पिछला 60-70 साल से दोनों का कोल्ड वॉर चल रहा है। दोनों न्यूक्लियर वेपन के मामला में भी 90% दुनिया का होल्ड करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर इतना बड़ा आर्मी मेंटेन करना, यूएसए के पास लगभग 904 अटैक हेलीकॉप्टर्स है, उसके अलावा 40,000 आर्मर्ड व्हीकल्स है, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब कि वो ऐसा कैरियर रहता है जिसमें कि एयरक्राफ्ट रहता है और उसके मदद से मतलब वो उड़ सकता है दूसरे जगह से। एयरक्राफ्ट कहीं पर भी जाके बॉम्बिंग कर सकता है। इन शॉर्ट वो नेवी का पार्ट है, लेकिन उसमें एयरक्राफ्ट रहता है। अगर मिलिट्री को मेंटेन करना है तो इसमें खर्चा भी लगेगा। तो स्टॉकहोम यानी कि सिप्री का ही रिपोर्ट के अनुसार टोटल लगभग पिछला यानी कोरोना के समय में भी 2.4% राइज हुआ है टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। मतलब काफी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस समय हम लोग को मेडिकल का जरूरत था उस समय लोग मतलब मेडिकल गोली के जगह पे असली का गोली उधर खरीदा जा रहा था। ये एक अजीब बात है, लेकिन क्या किया जाए। अभी के समय में मेन बात है जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है ना, वार का खतरा हमेशा बढ़ जाता है क्योंकि ट्रेड वगैरह कम हो जाता है। तो पुराना चीज सब याद करने लगता है, सरकार से क्वेश्चन पूछने लगता है, तो सरकार ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करने लग जाता है। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर इस कारण से भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कौन करता है। सीधा सा बात है, यूनाइटेड स्टेट्स ही करता है। दूसरा नंबर पे चाइना है और तीसरा नंबर पे इंडिया खर्चा के मामला में। देखिए इंडिया और चाइना के बीच जो डिफरेंस है खर्चा को 3 गुना, लगभग 3 गुना से भी ज्यादा चाइना खर्चा करता है अपना मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए, और यूनाइटेड स्टेट्स और भारत से 10 गुना ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा वो मेंटेन करके रखता है। यूनाइटेड स्टेट पिछला 3 साल से लगभग अपना मिलिट्री बजट बढ़ाते ही जा रहा है, और बीच में वो थोड़ा कम किया था लेकिन अभी वो काफी ज्यादा बढ़ा के रखे हुए हैं। ये भी चीज इंटरेस्टिंग है जानना कि चाइना जो है पिछला 26 साल से लगातार अपना डिफेंस बजट को बढ़ाते ही जा रहा है, उसका कभी भी कम नहीं हुआ है। कारण भी है इसके पीछे, क्योंकि देखिए चाइना जो है ना, चाइना का ऐसा है कि उसको अपना मिलिट्री मजबूत करना है, तभी जाके वो दुनिया में डोमिनेंस दे पाएगा। क्योंकि अगर उसको यूनाइटेड स्टेट्स को चैलेंज करना है तो अपना उसका भी मिलिट्री बेस बहुत जगह होना चाहिए, एयर बेस होना चाहिए, उसका मिलिट्री नेवी सब कुछ मजबूत रहना चाहिए। तो चाइना का एम है कि उसका मिलिट्री बहुत मजबूत होना चाहिए। इसके लिए बहुत पैसा भी इस पे, बहुत बड़ा डिफेंस बजट भी इसके लिए रखता है। चाइना इसलिए भी अपना मिलिट्री इतना ज्यादा मजबूत करके रखना चाहता है क्योंकि उसको जो है फ्यूचर में जाके ताइवान को एनेक्स करना है। देखिए चाइना का 2 सबसे बड़ा दुखता हुआ नस है, एक है तिब्बत, दूसरा है ताइवान। ताइवान को वो चाहता है कि उसका पार्ट बन जाए, भले वो एक अलग कंट्री, तभी तो वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है कि या तो आप हमको मानो नहीं तो ताइवान को मानो। तो बहुत बड़ा शी जिनपिंग का बहुत बड़ा टारगेट है कि ताइवान जो है वो इसका पार्ट बना ले। तो देखिए चाइना को अगर बड़ा मिलिट्री बना के रखेगा, इसलिए वो भारत को परेशान भी करता है। रसिया देखिए ऊपर साइड है, रसिया को अगर गलती से भी परेशान कर दिया ना, कूच देगा उसको, अब पहुंचा देगा वापस। इसलिए रसिया को देखिए कभी आंख नहीं दिखाता है। एक बार उसका एक शहर है व्लादिवोस्टॉक, उसमें वो बोल दिया था कि मेरा एक समय था ऐसा
ये शहर, लेकिन कभी वहाँ पर आर्मी तो उतार के देखे, रशिया वाला उसको पूरा टाइट कर देगा। इंडिया की तरफ भी आर्मी अगर भेजता है तो इधर तो हाँफने लगता है वो लोग, ओ माई गॉड, ऐसा करना वो लोग शुरू कर देता है। 15-15 दिन पे तो आर्मी बदलना पड़ता है उसको। देखिए पहाड़ पर लड़ने में भारत का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। विदेश से भी, अमेरिका वगैरह से, अलग अलग देश का जो आर्मी सब है वो भारत में आके ट्रेनिंग लेता है पहाड़ पर लड़ने के लिए। तो चाइना पहाड़, मेन डिसएडवांटेज चाइना को यही है कि उसको भारत से पहाड़ पर लड़ना है, उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कितना भी बड़ा मिलिट्री हो, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वॉर में, इसीलिए उसको नुकसान है। इसलिए एक फ्रंट पर हमेशा हड़का के रखता है भारत को, ताकि अगला, देखिए सबसे बड़ा इवेंट जो अगला 50-60 साल में होने वाला वो है ताइवान का एनेक्सेशन। ताइवान जो है वो यूएस सुप्रीमेसी को दिखाता है, एक तरह से उसको रिप्रेजेंट करता है। जिस दिन ताइवान एनेक्स हो गया उस दिन यूनाइटेड स्टेट्स उस पर चाइना के लड़ने के लिए तो जरूर आएगा, नेटो फोर्सेज आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स आ जाएगा। वो सब जब आ जाएगा तो चाइना नहीं चाहता है कि दूसरा फ्रंट जो इंडिया वाला फ्रंट है उस पर हमको वार करना पड़े, इसलिए वो हमेशा इधर डरा के रखता है इंडिया को। उसका मेन कारण वही है। बाकी भारत को तो हराने का दूर का बात है, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है भारत को हरा पाना। और दूसरा तरफ तो अपना पाकिस्तान है, वो ऐसा ही लुटा हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है तो क्या लड़ेगा। उसका तो सिंपल रूल है, हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो तेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम लोग दिवाली के लिए रखे। मोदी जी बोले सर दिवाली के लिए थोड़ी है। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? देखिए दूसरा जो दुखता हुआ नस है चाइना का वो है तिब्बत। तिब्बत, देखिए भारत के साथ ना कभी चाइना का बॉर्डर था ही नहीं, वहां पर तो असल में तिब्बत था, एक कंट्री था तिब्बत, तो लेकिन उसको हथिया लिया चाइना, और वहां पर हथियाने के बाद सब कंट्री से साइन भी करवा लिया कि अब ये मेरा पार्ट है। तो फिर तिब्बत का रिकॉग्निशन हट गया। शुरुआत में वहाँ पर बहुत सारा मतलब आज़ादी के लिए लड़ाई हुआ था, उसको बहुत ब्रूटली उसको दबा दिया गया था। उसके बाद 1959 में दलाई लामा, वहाँ मतलब वहाँ के जो रूलर है उनको दलाई लामा, जैसे इंडिया के जो मोदी जी हैं उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, वैसे ही उनको दलाई लामा कहा जाता है। पोस्ट का नाम, उनका असल नाम तेंजिंग गयात्सो है, तो उनको दलाई लामा नाम से जाना जाता है। अभी के समय धर्मशाला में तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल वो चला रहे हैं, मतलब उनका कहना है कि हम असल सरकार है, हमको चाइना वहाँ से हटा दिया है, तो बहुत बड़ा कमजोर पार्ट है। अभी तो मोदी जी हैप्पी बर्थडे टू यू कह दिए थे दलाई लामा को, चाइना इतना भड़क गया कि बॉर्डर पर फिर से पहुँच गया था अपना प्रोटेस्ट जताने के लिए कि ऐसा मत करो, ऐसा मतलब चाइना ना भारत को न डराने के लिए ना बॉर्डर पर सीधे पहुँच जाएगा, अब कुछ करने लगेगा। और इंडिया का जो स्टैंड रहा है चाइना को लेके पिछला मतलब 60-70 साल के, कि हम लोग डिफेंसिव रहे हैं, अटैकिंग कभी नहीं हुए हैं। बाकी अगर रीजन वाइज बात करें मिलिट्री स्पेंडिंग में, तो उसमें जो है यूरोप का लगभग 4% बढ़ा है, जिसमें कि जर्मनी और फ्रांस 7वां और 8वां नंबर पर आता है। बाकी अफ्रीका में जो साहेल रीजन है, देखिए साहेल रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पर बहुत सारा आतंकवादी ग्रुप्स वगैरह, टेररिस्ट संगठन वगैरह, तो वहाँ पर फ्रांस अपना आर्मी को डिप्लॉय करके रखता है। देखिए यूरोप और अफ्रीका बहुत ज़्यादा अशांत है, वहाँ पर सिविल वॉर वगैरह चलते रहता है, तो मेन टारगेट यूरोप का ये रहता है कि वहाँ का थोड़ा दबा के रखे लड़ाई को, ताकि यूरोप ऊपर में, अगर वहाँ पर लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर तंग करने के बाद फिर सब पहुँच जाएगा यूरोप में, फिर यूरोप को तंग करने लगेगा। तो फ्रांस वहाँ आर्मी डिप्लॉय किए हुए है साहेल रीजन, और वहाँ पर मेन जो स्पेंडर अभी इंक्रीज भी हुआ है वो मॉरिटेनिया, नाइजीरिया, ये सब का हुआ है, तो ये साहेल रीजन में आता है। वहाँ पर बोको हराम नाम का जो टेररिस्ट संगठन है वो बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं वहाँ के लोगों को, और बहुत ज़्यादा मतलब क्रांति मचा के रखे हुए हैं वहाँ पर। चौथा और पांचवा जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा करता है वो रसिया और यूनाइटेड किंगडम का तो क्या बोले, उसको तो मंदिर का घंटा वाला हाल हो गया है। वो रसिया में अपना शिप लेके पहुंच जाता है कि हम फ्री नेविगेशन को सपोर्ट करते हैं, रसिया वाला उसको वार्निंग बम मार के भगा देता है। चाइना में फिर से अपना साउथ चाइना सी में भेजा, चाइना वाला फिर धमकी दिया उसको कि फिर उसका बजा देगा। तो देखिए एक समय था जब ब्रिटिश अंपायर मतलब ऐसा अंपायर था जिसका कि सूर्य अस्त नहीं होता था। अभी के समय में ऐसा स्थिति है कि रसिया भी उसको एक तरफ से बजा रहा है, चाइना भी दूसरा साइड से उसको बजा रहा है, मतलब उसका बजने वाला भी टाइम चल रहा है और दूसरा उसका बजा रहा है, ऐसा उसका स्थिति हो गया है। बाकी अभी के टाइम में तो चाइना फिर उभर रहा है, फ्यूचर में चाइना अपना सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करना चाहता है। अगर भारत का सिनेरियो बात करें तो देखिए भारत का जो डिफेंस बजट है वो बड़ा जरूर है, मतलब हम लोग के देश के हिसाब से बहुत बड़ा है डिफेंस बजट हम लोग का इनकम के हिसाब से, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि ज़्यादातर जो बजट है वो सैलरी और पेंशन देने में चल जाता है। बाकी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना भी अभी के समय में मतलब भारत का ज़्यादातर, बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह हम लोग को भी बनाना है। देखिए
चाइना में क्या है कि वहां पर देखिए बुलेट ट्रेन हम लोग के बॉर्डर के पास आ गया है लेके, और भारत जो है अभी तक इंडिया में भी बुलेट ट्रेन नहीं बना पाया, वो बॉर्डर के पास जाके बना दिया है। हम लोग का जो मतलब टोटल कनेक्टिविटी इशू है हम लोग का बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा खराब है। चाइना अपना बॉर्डर के साइड बहुत सारा गांव को बसाए हुए हैं, हम लोग का जो बॉर्डर इस तरफ गांव वगैरह मतलब हट रहा है। देखिए मिलिट्री का ना बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉर्डर पर गांव रहना। अगर बॉर्डर पर गांव नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा मिलिट्री को। फिर उसका एक तरह से एक ना जासूसी का काम करता है वहाँ का गांव का लोग। जब कारगिल वॉर हुआ था तो कैसे पता चलता, वहाँ के गांव के लोगों ने नहीं बताया था कि देखिए वहाँ पर आ गया है कोई और, तो फिर जाके यहाँ वहाँ का जाके आर्मी ने अटैक फिर किया तो फिर पता चला कि तो वॉर का सिचुएशन बना हुआ है, हम लोग का ज़मीन ही कब्जा कर लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक सपोर्ट को भी डेवलप कर पाना। भारत जो है लगभग दुनिया का 3.7% जो है हिस्सा मिलिट्री एक्सपेंडिचर का रखता है, लेकिन वही सैलरी वगैरह में चल जाता है। उसके बाद जो हम लोग का इंपोर्ट्स, आर्म इंपोर्ट, दुनिया का लगभग बहुत बड़ा एक हिस्सा आर्म इंपोर्ट करता है, बहुत बड़ा इंपोर्टर है भारत सऊदी अरेबिया के बाद। इसीलिए देखे होंगे कि रसिया से हम लोग S-400 खरीद रहे हैं। अभी के टाइम में तो रसिया जो है एक S-500 भी बना लिया है, वो तो अलग बात है। मतलब यूएसए और रसिया का लड़ाई है तो S-500 S-6 वो क्या क्या बनाते रहता है। तो S-400 जो भारत खरीद रहा है तो अमेरिका धमकी दिया है सैंक्शंस का, तो उसमें भी सैंक्शन का एक धमकी तो चल ही रहा है। लेकिन भारत के सामने मेन प्रॉब्लम वही है कि भारत का भी डिफेंस बजट इंक्रीज किया है, लेकिन वो पाकिस्तान और चाइना के मतलब बॉर्डर टेंशन के कारण इंक्रीज किया। और बाकी मॉडर्नाइज करना भी जरूरी है। चाइना एक तरफ से उसके साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है गलवान वगैरह में, तो चाइना को अगर मतलब उसके सामने खड़ा रहना है तो भारत को एक अच्छा डिफेंस बजट रखना पड़ेगा, जिसमें कि हम लोग को आर्मी को मॉडर्नाइज करने पर काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, उसका भी बात कर ही लेते हैं। पाकिस्तान तो एकदम ढीठ हो गया है। मतलब उसके यहाँ आलू प्याज 100-200 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन वो मिलिट्री अपना टाइट रखना चाहता है, 10वां नंबर पर ही आता है। उसका तो अभी एगो डिफेंस सिस्टम जो चाइना दिया था वो फूस हो गया था, उसको भी बुलाया था कि ठीक करो भाई, क्या कर दिया है इसमें, इतना गड़बड़ी कर दिया है डिफेंस सिस्टम में। गया है उसको ठीक करने के लिए। हमको तो उसका न्यूक्लियरो मिसाइल पर डाउट हो जाता है, कहीं चला दिया न्यूक्लियर मिसाइल, आप फूस हो गया, फिर इस्लामाबाद पे ही गिर गया। पाकिस्तान पे ना ट्रस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, वहाँ तो सरकार कौन चलाता है ये भी नहीं पता चलता है। तो देखिए अभी के समय में अगर इंडिया का बात करें तो भारत को अपना मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा कंट्री में मिलिट्री बेस होना जरूरी है, क्योंकि चाइना जो है भारत को एक बहुत बड़ा थ्रेट मानता है। क्योंकि देखिए जितना चाइना का पॉपुलेशन होता है इंडिया का भी पॉपुलेशन है। मेन बात यह है कि चाइना अपने आप को डेवलप बहुत जल्दी कर लिया, अपना जो उसका फॉरेन रिजर्व वगैरह वो भारत से बहुत ज़्यादा है, इसलिए दूसरा कंट्री को डेप्ट ट्रैप में भी वगैरह फंसा लेता है। लेकिन मेन मिलिट्री भारत को अपना मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना ज़्यादा जरूरी है, ताकि वो फिर खड़ा हो सके उसके सामने, चाइना के सामने। क्योंकि चाइना तो के साथ वो लंबा लड़ाई है, उसके साथ चलते रहेगा, स्टैंड ऑफ वगैरह चलते ही रहेगा। तो भारत को इस बात पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत है। धन्यवाद।